हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं नवंबर 2023 की प्रतियोगिता दर्पण। तो इस सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है, जहां पे हम महत्वपूर्ण सार संग्रह कवर करेंगे। अलग अलग सेक्टर से लगभग 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हें डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो। मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन है, बौद्ध मान्यता के अनुसार किस देवता ने 3 बार बुद्ध से प्रार्थना की थी कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? तो ये देवता थे ब्रह्मा। फिर है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे और कब किया गया था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था और ये किया गया था 1674 में। फिर है, किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो ये अभिलेख है भाब्रू लघु शिलालेख। फिर है, ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किए गए हैं? तो ये देवता हैं इंद्र और अग्निदेव। फिर है, कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? तो सभापति थे वासुमित्र। फिर अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? तो अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट है, सल्तनत युग में मजलिस ए खलवत ये क्या थी? तो सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था थी ये, जिसका नाम था मजलिस ए खलवत। तोल कप्पियाम की विषय वस्तु क्या है? तो तोल कप्पियाम की विषय वस्तु है तमिल व्याकरण और काव्य। नेक्स्ट है, वह स्थान कौन सा है जहां रामानुज ने शिक्षण कार्य किया था? तो रामानुज ने श्रीरंगम में शिक्षण कार्य किया था। फिर हथनौरा में पूर्व पाषाणिक मानव के जीवाश्मों यानी कि फॉसिल्स की खोज जो हुई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये फॉसिल्स की खोज की गई थी जी.आर. शर्मा के द्वारा। आगे यहाँ पे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसके क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन है, 1924 में मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो हुई थी, ये किसके द्वारा की गई थी? तो इस सभा की स्थापना की गई थी बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। नेक्स्ट है, मानव के लिए एक धर्म एक जाति तथा एक परमेश्वर का आह्वान किसने किया था? तो ये किया गया था श्री नारायण गुरु के द्वारा। फिर 1940 में गांधी जी के द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही थे यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन के लिए विनोबा भावे। फिर भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। फिर किस आंदोलन से अरविंद घोष के द्वारा जो लिखी गई एक लेखक श्रृंखला थी, इसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। तो ये जो श्रृंखला है ये किस आंदोलन से संबद्ध है? तो ये संबंधित है स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। फिर भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो ये योजना थी माउंटबेटन योजना। फिर सन 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। फिर किसने 1945 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में मंत्री परिषद की गठन किया था? तो ये थे खिज्र हयात खां। फिर 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार में किसके पास रक्षा विभाग था? 1946 में रक्षा विभाग था बलदेव सिंह के पास। फिर है भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883, इसका जो निर्माण था किस आयोग के द्वारा किया गया था? तो ये हुआ था स्ट्रेची आयोग के द्वारा। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता जो है इसका निर्माण हुआ था स्ट्रेची आयोग के द्वारा। आगे यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। यहाँ पहला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? तो भाषाई आधार पर पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। फिर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 76। नेक्स्ट है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का जो अधिकार है ये किसको दिया गया है? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं इनके पास अधिकार है कि ये न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो जब जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है उसे
प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा किया गया था? तो संसदीय कानून के द्वारा क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किया गया था। फिर है, संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले या वाली केंद्रीय मंत्री कौन हैं? तो ये हैं राजकुमारी अमृत कौर। फिर भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो यह है अनुच्छेद 350A। नेक्स्ट है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो यह बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो उस समय मुख्य न्यायमूर्ति थे PN भगवती जी। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत एवं विश्व का भूगोल, इनके क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो 3 राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु कहा जाता है? तो चिनूक को कहा जाता है डॉक्टर वायु। फिर है, कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में से होकर गुजरती है? तो यह है कर्क रेखा, जो कि भारत के लगभग आधे हिस्से में से गुजरती है। नेक्स्ट है, ओडरनिस लाइन किस देश के बीच की सीमा है? तो जर्मनी और पोलैंड। याद रखिएगा, जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो सीमा है ये ओडरनिस लाइन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, आपको उस तत्व का नाम बताना है जो कि पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये तत्व है ऑक्सीजन। फिर है, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो यहाँ पे घाटी को गहरा किया जाता है। फिर है, सूर्य का अनुमानित जो व्यास है ये पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? तो सूर्य का जो व्यास है अनुमानित है ये पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। तो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है क्विज का, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पृथ्वी का व्यास क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर है, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत कहलाती है कोरोना। नेक्स्ट है, पृथ्वी के दिन और रात की अवधि कहाँ पे लगभग एक बराबर होती है? जो भूमध्य रेखा होते हैं यहाँ पे पृथ्वी के दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। फिर है, किस अम्ल के कारण शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं? तो ये अम्ल है सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है, पर्यावरण एवं जैव विविधता, यहाँ क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास यानी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, इसके अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके अभ्यारण्य में है? तो ये जो क्षेत्र है ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य में है। फिर नीलगिरी की मेघ बकरियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। फिर है, साइलेंट वैली परियोजना, ये किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली परियोजना संबंधित है केरला से। फिर है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया गया था टॉन्सले के द्वारा। नेक्स्ट है, जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे है? तो जैव विविधता को सबसे ज़्यादा संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। फिर है, जीव मंडल किसके आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र हैं? तो ये जो हैं जीव मंडल ये आनुवांशिक विभिन्नता के आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, ये कब स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 2003 में। और कहाँ ये स्थापित किया गया था? चेन्नई में। फिर है, WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका प्रतीक जानवर कौन सा है? तो इसका प्रतीक जानवर है जाइंट पांडा। फिर है, महुआंडार अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो यह अभ्यारण्य है झारखंड में, याद रखिएगा। और झारखंड में कहाँ? लातेहार जिले में। फिर है, भारतीय अनूप मृग यानी बारहसिंघा की वह उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है, इसके संरक्षण के लिए कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसके लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। आगे है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन है,
भारत में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो ये है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। फिर है किसी देश का भुगतान संतुलन किसका व्यवस्थित अभिलेख है? तो किसी निर्धारित समय के दौरान सामान्यतः है एक वर्ष में किसी देश का समस्त आयात और निर्यात का जो लेन देन होता है, ये किसी भी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित अभिलेख होता है। फिर है द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो वहाँ पे ब्याज दर में क्या होगा, वहाँ क्या असर पड़ेगा? तो जो ब्याज दर है उसमें वृद्धि हो जाएगी। फिर है अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? तो डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं, इससे इसकी अगर अनुपलब्धता होती है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या आ सकती है। नेक्स्ट है साख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक निर्यातकर्ता के द्वारा दिया जाता है साख पत्र। फिर है लॉरेंज कर्व यानी लॉरेंज वक्र, इसके द्वारा क्या मापा जाता है? तो जो आय है, आय की विषमता मापी जाती है लॉरेंज कर्व से। फिर है SLR, SLR का फुल फॉर्म क्या है? तो SLR का फुल फॉर्म है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। फिर है लेबर मार्केट यानी श्रम बाजार, तो इसके सुधार का लक्ष्य क्या है? तो इसके सुधार का लक्ष्य है इसका लचीलापन। ठीक है, श्रम बाजार का लचीलापन जो है ये इसके सुधार का लक्ष्य रखा गया है। फिर है कोरिया प्लस, एक पहल है, आपको बताने की है क्या? तो ये भारत में कोरियाई निवेश को बढ़ावा और सुविधाएं प्रदान करने की एक विशिष्ट पहल की गई थी, इसका नाम है कोरिया प्लस। नेक्स्ट आपको बताना शुद्ध निर्यात किसके बराबर होता है? शुद्ध निर्यात बराबर होता है निर्यात माइनस आयात के। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। यहाँ पहला क्वेश्चन है कौन सी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा को प्रदर्शित करती है? तो ये है मुख्य क्वांटम संख्या। फिर है पावर सप्लाई परिपथ में डायोड का प्रयोग किस रूप में होता है? तो पावर सप्लाई में डायोड का प्रयोग होता है तरंग दिष्टकारी के रूप में। फिर है जो नेल पॉलिश होती है, नाखून पॉलिश, तो परिमार्जन में क्या रहता है इसके? तो इसमें होता है एसीटोन। फिर है साल्क टीका किस व्याधि से संबंधित है? तो साल्क टीका संबंधित है पोलियो से। नेक्स्ट आपको बताना प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। फिर मांसपेशियों में किस पदार्थ के एकत्रित हो जाने से थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड, आपने सुना होगा लैक्टिक अम्ल, ये अगर मांसपेशियों में एकत्र होने लगता है तो थकान होती है। फिर निर्वात में रखे एक विद्युत तापक में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो इसके तापमान में क्या असर पड़ेगा? तो इसका जो तापमान है कुछ समय के बाद स्थिर हो जाएगा विकिरण द्वारा ऊष्मा ह्रास के कारण। फिर सीट वर्म, ये किस कृमि का दूसरा नाम है? तो पिन वर्म, याद रखिएगा पिन वर्म का ही दूसरा नाम है सीट वर्म। फिर जब एक विषाणु जीवाणु पर आक्रमण करता है तब परिपोषी में प्रवेश करने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो ये पदार्थ है नाभिकीय अम्ल। फिर आपको बताना सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। आगे है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। यहाँ पहला क्वेश्चन है शैक्षिक उद्देश्यों के ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक पक्ष से कौन सा स्तर संबंधित है? तो इससे संबंधित है व्यवस्थापन, आग्रहण और अनुक्रिया। फिर पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? तो द्वितीय अवस्था है पूर्व सांक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक हैं। आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, लेकिन आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता है। तो इस समस्या के पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि आपका जो शिक्षण का स्तर है वो विद्यार्थियों की क्षमता से कहीं अधिक ऊंचा है। फिर किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया था? तो ये वैज्ञानिक थे लेव वाइगोट्स्की। फिर बुद्धि के वह कौन से कारक हैं जो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित हैं? तो ये हैं भाषाई बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, शरीर गतिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। फिर एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों से विपरीत हों
तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वो किस चीज़ का ध्यान रख रहा है? तो वह उनके भावात्मक विकास का ध्यान रख रहा है। फिर है, किस नियम के अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता की संतान जो है ये निम्न कोटि की होती है? तो ये नियम है प्रत्यागमन का नियम। फिर है, कोहल वर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य कैसे पैदा कर सकता है? तो इसके लिए नैतिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना जरूरी होता है और इस विचार विमर्श में जो बच्चे उनको शामिल किया जाए ताकि उनके अंदर नैतिक मूल्य ऐसे ही पैदा होंगे। फिर है, एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने माता पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। तो बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो इस परिवर्तन को नाम दिया गया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स। फिर है, किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं का प्रभाव को महत्व दिया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। इसका राइट आंसर है लेव वाइगोट्स्की। नेक्स्ट है संप्रेषण संचार। यहाँ अगर देखते हैं क्वेश्चन, तो पहला सवाल है एनकोडिंग चैनल एवं डिकोडिंग किस सिद्धांत के बुनियादी घटक हैं? तो ये घटक हैं संचार सिद्धांत के। फिर जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में संचार करते हैं तो कौन सा संचार होता है? वह अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। फिर मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता। अंतर्वैयक्तिक संचार के किस सिद्धांत को ये इंगित करता है? तो ये इंगित करता है अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत को। नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम क्या है? तो अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का दूसरा नाम है द्विक संप्रेषण। नेक्स्ट है कालिक संप्रेषण का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्रोनोमिक्स के रूप में। फिर है विभिन्न मुद्दों और विमर्शों पर उनके लिए कारण प्रस्तुत करते हुए बच्चों को अपनी व्यक्तिगत राय को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले प्रश्न किसको बढ़ावा देते हैं? ये बढ़ावा देते हैं विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक चिंतन को। फिर ज़्यादा वैयक्तिक होना ये किस प्रकार के संप्रेषण का माध्यम है? तो ये नकारात्मक संप्रेषण का माध्यम है। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रक्रिया में किसी संगठन में काम करने वाले व्यक्तियों एवं प्रबंधन वर्ग के परस्पर संबंध को क्या कहते हैं? तो ये संबंध कहलाते हैं मानवीय संबंध। फिर दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है? ये क्षमता कहलाती है अंतर्वैयक्तिक दक्षता। फिर प्रवाह की दिशा के आधार पर संचार कैसा होता है? संचार होता है समतल, विकर्णी, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी। आगे है खेलकूद के क्वेश्चन, इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को कौन सा टूर्नामेंट समूह जीतना जरूरी है? तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 मेजर टूर्नामेंट होते हैं जिनको मिला के ग्रैंड स्लैम बनता है। ये हैं ऑस्ट्रेलियाई ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। फिर आपको बताना यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यूएस ओपन हुआ था शुरू 1881 में। फिर बताना है पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट कब शुरू हुआ था? तो पहला विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट शुरू हुआ था 1877 में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई थी 1905 में। फिर आपको बताना घुड़सवारी का जो खेल परिसर है ये किस नाम से जाना जाता है? तो घुड़सवारी का खेल परिसर है, इसे एरिना कहा जाता है। फिर है लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो लिब्रो जो शब्द है इसका प्रयोग किया जाता है वॉलीबॉल में। नेक्स्ट बताना है बनाना किक, ये किस खेल से संबंधित शब्द है? तो बनाना किक संबंधित है फुटबॉल से। नेक्स्ट है वॉली, स्मैश, सर्विस, ये जो शब्द हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं टेबल टेनिस से। फिर है इलेक्ट्रा गोल्ड कप, ये किस खेल से संबंधित शब्द है? तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप संबंधित है टेबल टेनिस से। फिर है हॉकी में कितनी दूरी से पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है? तो हॉकी में 8 गज की दूरी से पेनाल्टी स्ट्रोक मारा जाता है। आगे है कृषि के क्वेश्चन, इन्हें देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है धान में जो प्रसिद्ध एक रोग होता है जिसका नाम है खैरा रोग, तो ये किस कारण से होता है? तो जस्ता की कमी, याद रखिएगा जस्ता की कमी हो जाती है तब होता है खैरा रोग। और किसका रोग है ये, किस फसल का? तो ये धान का रोग है, ये भी याद रखिएगा। फिर किसे मानव उत्पादक धान अन्न कहा जाता है, यानी मैनमेड सीरियल्स? तो ये हैं ट्रिटिकेल्स।
फिर है मटर में माश रोग होता है, याद रखिएगा मटर में माश रोग होता है, और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है मैग्नीज की कमी, ठीक है, मैग्नीज की कमी से होता है माश रोग मटर में। फिर है दलहन फसलों में कौन सा रंग द्रव्य यानी पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होता है? तो ये पिगमेंट है लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है, लेग हीमोग्लोबिन के कारण जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है ये दलहन फसलों में हो पाता है। फिर है पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहा जाता है? यानी एक तरह की प्रणाली है जिसमें पेड़ों के कतारों के बीच में फसलें उगाई जाती हैं, तो इस प्रणाली को कहा जाता है तोंग्या प्रणाली। फिर भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा और चिकन, अंडा और चिकन का जो उत्पादन है इससे संबंधित है रजत क्रांति। फिर है जाबो ग्रामीण खेती करने का एक तरीका है, आपको बताना है कि कहाँ का है, कहाँ विद्यमान है ये तरीका। तो ये विद्यमान है नागालैंड में। फिर धान का वानस्पतिक नाम क्या है? तो धान का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। फिर गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? गेहूं का वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। फिर है बागवानी नकदी फसलों की एक विस्तृत श्रृंखला है जिसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें शामिल हैं फल, सब्जियां, फूल, औषधि और सुगंधित पौधे, मशरूम, रोपड़ फसलें और मसाले, ये सभी संबंधित हैं बागवानी में। फिर यहाँ पे कंप्यूटर ज्ञान के क्वेश्चन, इन्हें देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है सीपीयू के निर्देशानुसार इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरैक्ट करने वाले इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को क्या कहते हैं? तो ये मॉड्यूल कहलाते हैं डिवाइस कंट्रोलर। फिर है सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच रफ्तार के अंतर को बराबर करने के लिए जो रफ्तार का अंतर होता है, यहाँ पे अंतर होगा, तो रफ्तार के अंतर को बराबर करने के लिए डिवाइस में कौन सी सुविधा होनी चाहिए? तो डिवाइस में यहाँ पे बफर की सुविधा होनी चाहिए ताकि इनपुट और आउटपुट डिवाइस और जो सीपीयू है इनके बीच का जो रफ्तार है डेटा ट्रांसफ़र करने का, इसे बराबर किया जा सके। फिर इंटरनेट मेल पता जो होता है इसमें दो भाग होते हैं, जैसे कि सपोज़ abc@ जो भी आपका जीमेल याहू जो भी है, तो आपको बताना है कि जो दूसरा पार्ट होता है यानी @ के बाद जो लगता है इसे क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है डोमेन। फिर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? पेस्ट करने के होता है Ctrl+V। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको मापने के लिए यूज़ होता है क्लॉक स्पीड। फिर जब संपर्क स्थापित करने का समय अधिक और डाटा का साइज़ कम हो तो डाटा जो है इसका हस्तांतरण करने के लिए उपयुक्त अधिमान तरीका कौन सा है? तो वहाँ पे यूज़ होता है पैकेट स्विचिंग। फिर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा जो स्थायी रूप से मुख्य मेमोरी में रहता है वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कर्नल। फिर है बाहरी आक्रमण यानी आउटसाइड अटैक से नेटवर्क को बचाने का जो तरीका है ये क्या है? तो ये है फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट बताना, जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है नेटवर्किंग। फिर है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने के लिए जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग। इसका लास्ट में है कुछ विविध क्वेश्चन, इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है आकाशवाणी यानी कि AIR ऑल इंडिया रेडियो ने अपने मूल नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से काम करना कब प्रारंभ किया था? तो ये हुआ था 1927 में। फिर संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप लावड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो ये एक लोक रूप है लावड़ी और ये संबंधित है महाराष्ट्र से। फिर है थीपुसम त्यौहार, ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो तमिल समुदाय के द्वारा मनाया जाता है थीपुसम त्यौहार। फिर है बाउल परंपरा से जुड़े लोग किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये लोग पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। तो बाउल जो है ये पश्चिम बंगाल के मिथक गायकों का एक समूह है। नेक्स्ट है फ्लेमिंगो त्यौहार जो है ये किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो त्यौहार मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में।
इसके बाद है ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में। फिर है गोंसाई दत्त मूल नाम किस चित्रकार का है? तो सुमित्रानंद पंत याद रखेगा, इनका मूल नाम है गोंसाई दत्त। फिर है सतीपति संप्रदाय। सतीपति संप्रदाय ये कहाँ का आदिवासी समुदाय है? तो ये समुदाय है गुजरात का, सतीपति संप्रदाय। नेक्स्ट बताना है कंबला खेल है, आपको बताना है कि खेल है कहाँ का? तो कर्नाटका का खेल है कंबला। फिर है चापचर कुट, मीम कुट, पावल कुट, ये जो त्यौहार हैं ये तीनों त्यौहार के नाम है, चापचर कुट, मीम कुट और पावल कुट। तो ये किस प्रदेश के हैं? तो ये त्यौहार मनाए जाते हैं मिजोरम में। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट था। फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और इस सेशन का जो PDF है वो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन है उनका PDF मिल जाएगा। जो भी डेली करंट अफेयर, वोकैब, GK, जॉब अलर्ट सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल है। तो टेलीग्राम पे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।